स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 3 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स कॉन्टिन्यूसली हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन अ साइक्लिक प्रोसेस। मतलब क्या हुआ कि हीट एनर्जी हम देते हैं, उसको मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स आपको बड़े अच्छे से मालूम है। हीट इंजन, इसकी एग्जांपल आपको मैं आईसी इंजन, गाड़ियों के अंदर जो इंजन लगा है वो यही इसी फिनोमिना पे काम करता है कि हम उसको कॉन्टिन्यूसली हीट एनर्जी देते रहते हैं। हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी जो बेसिक डायग्राम जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़नी है वो ये है। ठीक है, आप देखो जरा इसको अच्छे से। ये डायग्राम है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रोल प्ले करेगी यहाँ पे, इसलिए एग्ज़ाम के अंदर आपने डायग्राम को बड़े नीट एंड क्लीन बनाना है इसको। ठीक है, एक एक चीज़ जो मैंने लिखी है, एक एक चीज़ लिखी होनी चाहिए। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, एक मतलब ये आपका हीट इंजन है। हीट इंजन जो है वो जो हीट लेगा वो कहाँ से लेगा? सोर्स से लेगा। यहाँ पे कुछ हॉट रिजर्वायर भी बोलते हैं इस सोर्स को, जो एक T1 टेम्परेचर पे है, और ये इन्फिनाइट सोर्स है। ये हमारी अजम्पशन है, मतलब यहाँ से अगर हम थोड़ी बहुत हीट ले भी लेंगे तो इसका टेम्परेचर डाउन नहीं होता। ठीक है, और ये हमारी सराउंडिंग्स हैं जहाँ पे हमने इस हीट को कन्वर्ट करना है किस में? वर्क में। जो और लेकिन कुछ हीट हमें किसको देनी है? सराउंडिंग्स को। मतलब कुछ हीट जो है वो सराउंडिंग्स में चली जाती है। जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? जितनी हीट को हम यूटिलाइज कर पाते हैं। हीट हम कितनी यूटिलाइज कर पाए? डेट इज Q1 माइनस Q2। तो वर्क कितना बनता है? Q1 माइनस Q2 का। और कुछ हीट जो है वो सराउंडिंग में चली जाती है। ठीक है, लेटर ऑन हम पढ़ेंगे कि सराउंडिंग में हीट जाएगी जाएगी। ऐसा कोई हीट इंजन हम कभी भी बनाने में कैपेबल नहीं होते जो सारी की सारी हीट को जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर सके। तो इसलिए ये बड़े अच्छे से, और इस रिजर्वायर की, ये कोल्ड रिजर्वायर जिसको लिखा है दिस इज सराउंडिंग, इसको सराउंडिंग भी कह सकते हो आप। सराउंडिंग जो है वो भी इन्फिनाइट रिजर्वायर है, जिसके अंदर अगर थोड़ी सी हीट ऐड होगी तो डजंट मीन कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, उसका डजंट मीन कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। उसको हम मानते हैं कि वो इन्फिनाइट इतना बड़ा है कि उसके अंदर थोड़ी सी हीट ऐड करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका टेम्परेचर निग्लिजिबली राइज करता होगा, बट हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखना है आपने इसमें क्या क्या लिखा है। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स कॉन्टिन्यूसली हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी इन अ साइक्लिक प्रोसेस। सोर्स के बारे में क्या लिखा है? इट इज अ हीट रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर है इसका, कितना? T1। इट इज सपोज टू हैव इन्फिनाइट थर्मल कैपेसिटी सो दैट एनी अमाउंट ऑफ हीट ड्रॉन फ्रॉम इट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। वो ही मैंने आपको भी बताया। ठीक है, ये अभी मैंने समझा दिया। सिंक, इट इज अ हीट रिजर्वायर एट अ लोअर टेम्परेचर। ये भी एक लोअर टेम्परेचर पे है। इसकी भी इन्फिनाइट थर्मल कैपेसिटी है, जिसके अंदर हीट ऐड करने से इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करता। वर्किंग सबस्टांस, तीसरी चीज है वर्किंग सबस्टांस, जो किसके अंदर होता है? हीट इंजन के अंदर। इट इज एन एनी मटीरियल, सॉलिड, लिक्विड और गैस, विच परफॉर्म्स मैकेनिकल वर्क व्हेन हीट इज सप्लाइड टू इट। ये वही आप समझ सकते हो इसको, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये वही इस तरह का रिजर्वायर ये आपका है, और यहाँ पे आपका जिससे आप इस, मैंने आपको बताया ना, ये इसी तरह यही आपका इंजन है। इसके अंदर जो पड़ा हुआ है ना, इसको हम वर्किंग सबस्टांस बोलते हैं। जो भी इसके अंदर पड़ा हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसको हम वर्किंग सबस्टांस बोलते हैं। जिसको हीट देने से उसने अब क्या करना है? उसने एक्सपैंड करना है, और एक्सपैंड करने से यहाँ पे वर्क होगा। ये इसका बेसिक कहानी है। जितना मैंने बताया, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको बड़े अच्छे से आपने पढ़ के रख लेना है, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है। बेसिक बेसिक आइडिया है। हीट इंजन के बारे में डिटेल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चैप्टर है। थर्मल इंजीनियरिंग जो है ना, ये थर्मल जो हम सारा पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स, ये पूरा का पूरा वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, और हीट इंजन को बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो जिन लोगों का वो फील्ड होगा आगे जाके उनको ये दोबारा दिखाई देगा, बट ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इतना ही हमने हीट इंजन को स्टडी करना है। लेकिन एक बात मैंने अभी वो आपको बताई, इसमें जो सीखने वाली है वो ये है, ध्यान से सुनना इस बात को। वो ये कि हम अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं बना पाते जो रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर की सारी हीट को यूज कर ले। सारी की सारी मतलब वहां से जो भी हीट एक्सट्रैक्ट करे, वो सारी की सारी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कुछ ना कुछ हीट जो है वो सराउंडिंग में जाएगी जाएगी। ठीक है, वो हमने अभी ये क्यों, इसका आंसर नहीं पढ़ना है, हमने सिर्फ ये पढ़ना है कि जो भी हीट वहां से आएगी वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। कुछ ना कुछ जो है वो कूल्ड रिजर्वायर यानी कि सराउंडिंग में जाएगी जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% हो ही नहीं सकती। एफिशिएंसी इसकी 100% क्या होती कि ये 100 जूल्स एनर्जी लेता और 100 जूल्स वर्क डन कर देता।
तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? 100%। लेकिन इंजन्स की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती, इस बात को अंडरस्टैंड करना है। किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती, ठीक है। इसलिए फिर एक समस्या आ गई कि अब मान लो 10-12 लोग हीट इंजन बना रहे हैं। अब हमें क्या पता चलेगा किसने अच्छा बनाया, किसने बुरा बनाया, या उसने उसका, देखो जैसे हम जब पेपर देने जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या रहता है कि भाई हमें 100% मार्क्स, हमारा एक टारगेट है कि 100% मार्क्स जिसके आते हैं वो सुपर हो गया, फाइन, वो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा हो गया, जिसका अल्टीमेट गोल क्या है? 100 में से 100 लाना, फाइन। तो हमें मालूम है ना कि 100 से जितने कम आएंगे उतनी मेरी गलतियां हुई। तो 100 एक मेरे लिए है कि 100 मार्क्स का अगर पेपर हो तो अगर मेरे 90 आए तो दैट मीन्स कि 10 नंबर की मेरी गलती है, और मेरा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो 10 मार्क्स है। मेरा जो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है वो जो 10 मार्क्स है। अब मैंने एक इंजन बनाया, मेरी एफिशिएंसी आई 30%, ठीक है, 30% आई, और अब मुझे मालूम ही नहीं है कि भाई वो मैं कितना दूर हूं अपने आइडियल से। 70% आप बोल नहीं सकते, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि भाई 100% तो हो ही नहीं सकती। तो 100% हो नहीं सकती तो फिर हो कितनी सकती है? तो उस चीज को समझने के लिए हम एक और चीज को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन एक थ्योरेटिकल इंजन है, थ्योरेटिकली दिया था एक ने, उसने कहा कि अगर तुम हीट इंजन इस तरह से बनाओगे, इस प्रोसेस को यूज करके बनाओगे, तो जो एफिशिएंसी उसकी आएगी वो आइडियल मानी जाएगी, ठीक है, वो आइडियल मानी जाएगी अगर तुमने इस तरह से उसको काम किया। मतलब मैं इस तरह से बोलूंगा, इस चीज को मैं स्टूडेंट को इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं कि मैंने एक पेपर ऐसा सेट किया जो मुझे खुद भी मालूम है कि आप 100 मार्क्स वहां ला ही नहीं सकते, उसमें 100 मार्क्स आप ला ही नहीं सकते, जो मर्जी आप कर लो। मैंने टाइम ही आपको इतना कम दिया है, मुझे मालूम है कि उसमें कोई भी 100 में से 100 नहीं ला सकता। इसलिए फिर मैं उसको बोलूंगा कि भाई इसमें मैं 70 का एक टारगेट मैंने सेट कर दिया अपने माइंड में कि भाई 70 जिसने कर लिया ना, तो मैं उसको मानूंगा कि यार वो तो मतलब उसमें कोई स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है, वो बेस्ट है, मतलब उसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन 70 को मैं एक वो बना लूंगा, लेकिन मार्क्स में कितने का डालूंगा? 100 मार्क्स का, ठीक है। इसीलिए परसेंटाइल जैसे सिस्टम्स मार्केट में आए हैं, आपको मालूम होना चाहिए। परसेंटेज की जगह आजकल लोग परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं। परसेंटाइल का यही मतलब होता है कि जो हाईएस्ट मार्क्स जो स्टूडेंट लेके आता है ना, उसको हम 100% मानते हैं, उसको हम आइडियल मानते हैं। मतलब एक 100 मार्क्स के पेपर लिया मैंने, और मैंने अपने माइंड में कुछ नहीं रखा कि अब ये क्या देखूंगा मैं क्या करते हैं। मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को वो पेपर दे दिया, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने वो पेपर किया। 100 मार्क्स ऑब्वियसली मुझे मालूम था किसी के नहीं आएंगे, और एज इट इज़ नहीं आए, लेकिन उसमें एक स्टूडेंट के मार्क्स आगे, हाईएस्ट वो आए 85। अब मैं बाकी स्टूडेंट्स की जो कैलकुलेशन करूंगा वो 85 में से करूंगा। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? परसेंटाइल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ मिलता जुलता ये काम है, मैं नहीं कह रहा एग्जैक्ट वही चीज़ है यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब यही है कि 100% एफिशिएंसी तो हो नहीं सकती हीट इंजन की, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो तो ये कह रहा है कि भाई जितनी आप हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे वो सारी की सारी कभी भी वर्क में कन्वर्ट हो नहीं सकती, ठीक है। तो फिर मेरे दिमाग में ये आएगा कि मैंने 30% वाला अगर एफिशिएंसी वाला अगर हीट इंजन बनाया है, अगर मैंने 30% एफिशिएंसी वाला हीट इंजन बनाया है, तो मेरे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कितना है, मैं कितना पीछे रह गया आइडियल से। तो वो तो हमारे दिमाग में 70 बोलोगे तो गलत है, 70 तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहता है, वो तो फिर तुम गलत कर रहे हो, उतना तुम एम कर नहीं सकते, उतना तुम एम कर नहीं सकते। तो मेरा एम क्या होना चाहिए, मैं कहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, या मैं कितना आइडियल से दूर रहा, ये पता लगाने के लिए एक थ्योरेटिकल इंजन की बात हुई कि भाई अगर ऐसा इंजन बनाओगे, उसकी जो एफिशिएंसी आएगी वही उसकी क्या होगी, वो वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू नहीं है, वो डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ों पे। वो आगे जाके आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। वो एक वैल्यू नहीं दी उन्होंने कि 40% इज द आइडियल एफिशिएंसी, नो, इट डिपेंड्स। वो डिपेंड करता है T1 और T2 टेम्परेचर्स पे कि किन दो टेम्परेचर्स के बीच में हीट इंजन ने काम करना है। हीट इंजन दो टेम्परेचर्स के बीच में काम कर रहा है ना, आप देख रहे हो। T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर, T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर। उसके बेसिस पे उन्होंने एक एफिशिएंसी, कार्नोट एफिशिएंसी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो मैं कोई भी अगर इंजन बना रहा हूं, जैसे मैं कोई इंजन बनाऊंगा, अगर उसके बीच में मैंने उसको काम करवाना है, उसको 370 केल्विन और 100 केल्विन के बीच में, 370 केल्विन और 100 केल्विन के बीच में काम करवाना है, तो मैं पहले ही कैलकुलेट कर लूंगा कार्नोट एफिशिएंसी। यार कार्नोट एफिशिएंसी उसको बोलते हैं, आइडियल एफिशिएंसी क्या आनी चाहिए वो मैं कैलकुलेट करूंगा, फार्मूला आपको बताऊंगा अभी, वो कैलकुलेट करके पहले ही रख लूंगा बनाने से पहले, और मैं बोलूंगा इतनी एफिशिएंसी यार अगर आ जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। इतनी एफिशिएंसी अगर आ जाएगी तो हमारी बेस्ट एफिशिएंसी आएगी। तो यही हमारी बेस्ट एफिशिएंसी होगी, और अगर हम ऐसा कर पाए, या मान लो वो आंसर आता है जो मैं कैलकुलेट करके निकालता हूँ वो 35% आता है, तो मैं अगर 33% तक पहुंचा तो मैं बोलूँगा मैं काफ़ी अच्छा इंजन बनाने में कामयाब रहा, मैं 2% सिर्फ दूर रहा। तो ये हमने इस बात में आगे का जो हमारा टॉपिक आएगा वो इस बात पे आएगा।
ये इसकी हीट इंजन की वर्किंग है, इसको इसको भी देख लेते हैं। In every cycle of operation, the working substance absorbs definite amount of heat Q1 from the source at a higher temperature T1, converts a part of this heat into mechanical work and rejects the remaining heat at lower temperature. Work done in a cycle is transferred into the environment by some arrangement. मतलब ये जो वर्क डन उसने बनाया, किसने, जो हीट इंजन ने वर्क मतलब अल्टीमेटली वर्क किया, मैकेनिकल वर्क में उसको कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया, किसको, हीट को, तो उसको अल्टीमेटली फिर हम ट्रांसफर करते हैं, जैसे गाड़ियों में टायर्स में ट्रांसफर करते हैं, मैनी अदर थिंग्स। इसमें कुछ भी बताने वाली बात नहीं है, ठीक है, मे बी इन सिलेंडर, कुछ नहीं है इसमें बताने वाला। एफिशिएंसी क्या होगी इसकी, देखो एफिशिएंसी लिखनी है आपने हीट इंजन की, क्या होगी, वर्क डन बाय इंजन, मैंने अभी बता दिया आपको, और हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। तो वर्क डन कितना है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और यहां से आपको ये एफिशिएंसी आ गई, कुछ नहीं है इसमें बताने वाला, अच्छे से आप सीख लो। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि वही इन्हीं दो बातें, ये दो स्टेटमेंट्स हैं इसकी, दोनों आपको याद होनी चाहिए, बस ये एज इट इज पेपर में आएंगी, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। क्या, देयर आर मैनी प्रोसेसेस इन विच द एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड येट दे आर नेवर ऑब्जर्व्ड, मतलब एनर्जी तो हमें मालूम है कंजर्व रहती है, लेकिन हमें मालूम है कि वो अचीव कभी नहीं हो, मतलब हमें दिखाई नहीं देता, जैसे हम यहाँ पे हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में, लेकिन बहुत सारी हीट एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है, ये बता रहा है यहाँ पे। द प्रिंसिपल विच डिसअलाउज सच फिनोमिना कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट कैन बी स्टेटेड इन नंबर ऑफ वेज, आप ये याद रखो, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, पहली स्टेटमेंट किसने दी थी, केल्विन और प्लैंक ने, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है, इट इज इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम द reservoir and performing an equivalent amount of work. This is applicable for the heat engine. It indicates that working substance operating in a cycle cannot convert all the heat extracted from the source into mechanical work. मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो रेफ्रिजरेटर को लेके है, वो अभी हमने आगे पढ़ना है। रेफ्रिजरेटर को लेके उसने क्या बोला, इट इज इंपॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एक्सटर्नल एफिशिएंसी, मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, वो कहता है कि अगर आप मतलब चाहते हो कि किसी कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी में डालना चाहते हो, ये तो हमें मालूम है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर करती है, लेकिन वो कहता है कि अगर तुम कभी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है बिना एक्सटर्नल वर्क किए हुए, बिना एक्सटर्नल वर्क किए हुए ये पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर को है, रेफ्रिजरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, हम बार बार रेफ्रिजरेटर के अंदर की हीट को बार बार निकालते हैं और कहाँ फेंकते हैं, बाहर। वो ऑलरेडी ठंडा होता है, ऑलरेडी वो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो जो 1 डिग्री सेल्सियस तक जो एक्स्ट्रा हीट आई उसको हम कहाँ डालते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस, जो बाहर 40 डिग्री सेल्सियस होगा वहाँ डालेंगे, मतलब 1 डिग्री से हीट कहाँ डाल रहे हो, 40 डिग्री में। तो वो कैसे पॉसिबल है, कौन कर रहा है, वही तो रेफ्रिजरेटर कर रहा है, वही तो वो मशीन कर रही है, जो तभी तो बिजली खाती है आपकी वो रेफ्रिजरेटर। तो यही तो हमने समझना है। तो एक्सटर्नल वर्क किए बिना हम कभी भी कोल्ड रिजर्वायर की चीज़ को कोल्ड बॉडी से चीज़ हीट को हम कभी भी हॉट बॉडी में नहीं डाल सकते। ये सेकंड स्टेटमेंट है, लेकिन इसको प्लीज़ वर्ड टू वर्ड याद रखना है। समझा तो मैंने आपको दिया, लेकिन आपको इसको वर्ड टू वर्ड दोनों स्टेटमेंट्स को याद रखना है जो मैंने यहाँ लिखा है। क्लॉजेस स्टेटमेंट, इसको याद रखना है। स्टेटमेंट का नाम भी आपने लिख देना, किसने हमें ये बताई थी, केल्विन प्लैंक ने फर्स्ट स्टेटमेंट दी, क्लॉजेस स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सेकेंड लॉ क्या है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कभी भी यूनिटी नहीं हो सकता, और सीओपी होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन नेवर बी इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपको अभी दिख जाएगा, ये अभी आपको मालूम नहीं है इसलिए अभी इसके ऊपर बात करके फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो लेकिन आपने ये दोनों बातें याद ज़रूर रख लेनी है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसके आगे आता है कार्नॉट इंजन, ठीक है। कार्नॉट इंजन जो है, इसको ये वही इंजन है जो मैंने आपको अभी बताया कि इस इंजन को यूज़ करके, मतलब इसने एक थ्योरेटिकल, कार्नॉट मतलब एक बंदे का ही नाम है जिसने ये दिया है, ठीक है। तो अब वो बताएगा हमें कि भाई अगर आप हीट इंजन जो बना रहे हो, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, जिसके अंदर आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो, जिसके अंदर आप हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हो, ऐसी जो आप प्रोसेस है आपका, इसने उसने बोला ऐसा ये जो काम आपने करना है ना, इसको 4 प्रोसेसेस को यूज़ करके करो। वो बताएगा वो कौन से प्रोसेसेस हैं, वो 4 प्रोसेसेस को यूज़ करके जब आप करोगे तो आपको जो एफिशिएंसी मिलेगी वो बेस्ट एफिशिएंसी मिलेगी, 100 नहीं मिलती, याद रख लेना। वो कार्नॉट भी बोल रहा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बिल्कुल मानता है कार्नॉट। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, पहले ये बात बताओ ना, मैंने आपको ज़रूरत समझाई, क्या बोला मैंने कि मैं हीट इंजन बना रहा हूँ, मुझे क्या मालूम चलेगा कि मैंने अच्छा बनाया बुरा बनाया और मैं अपनी एफिशिएंसी से कितना दूर हूँ।
मैं अपने बेस्ट से कितना दूर हूँ, मुझे कितना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मैं कितना गलत हो गया काम करने में, वो मुझे इसने कारनॉट इंजन ने बताया। उसने बोला ये 4 प्रोसेसेस मैं बताऊंगा। उसने बोला था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये 4 प्रोसेसेस उसने बताए थे। इन 4 प्रोसेसेस के थ्रू अगर आप मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करोगे हीट को, तो आपका जो है वो बेस्ट एफिशिएंसी वाला इंजन बनेगा। वो हम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इसकी डायग्राम्स हैं, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो को मैं इतना ही रख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।